Good morning students. I hope you all are doing great. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में और हमने ये भी बात की थी कि कैसे असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए और असेसमेंट का क्या साइकिल रहता है पूरा। और आज हम बात करेंगे असेसमेंट मेथड्स के बारे में। वैसे तो असेसमेंट मेथड्स कई टाइप के हो सकते हैं बट जो मेनली आपके फर्स्ट चैप्टर में कवर किए गए हैं वो 5 असेसमेंट मेथड्स हैं। और क्योंकि हमें असेसमेंट मेथड्स को ना सिर्फ समझना है बल्कि थोड़ा याद भी रखना है सो दैट वी कैन राइट इट इन आवर एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड अपने आप से बनाया है। तो आप कि जस्ट टू हेल्प यू इन लर्निंग दैट, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये वर्ड है पीकोज। आई होप ये वर्ड आप याद रख पाएंगे। ये जस्ट आपको याद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो हमारी जो साइकोलॉजी असेसमेंट मेथड्स हैं वो 5 हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, आई से इंटरव्यू, सी से आपका केस स्टडी, ओ से ऑब्जर्वेशन एंड एस से सेल्फ रिपोर्ट। अब 1 बाय 1 आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन 5 असेसमेंट मेथड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये क्या होते हैं और देन इनके एग्जाम्पल्स, राइट। तो ये चीज़ें आप याद रखना सो दैट अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे क्या होते हैं, ये तो हम ऑलरेडी इन अपने प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। और इनका क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। तो और ये क्योंकि साइंटिफिक इन नेचर होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होते हैं, उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ओके, तो इसका हमारा क्या पॉइंट बनता है कि दीज आर ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं कि जैसे आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको किसी को डायग्नोज करना है तो उस टाइम पे आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे आपको अपनी कंपनी के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप उनको हायर करना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट करने के लिए आप साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग है वो मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल्स को ही देनी है तो उसके लिए आप उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड्स एंड ऑल जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था, राइट। तो ये हो गए हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, दोज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को एसेस करते हैं कि उन्हें पता होता है कि ओके मैं इस चीज़ के लिए मेरा असेसमेंट किया जा रहा है। जैसे आप ट्रेनिंग के लिए अगर किसी एंट्रेंस के लिए आप जाते हैं वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं तो आपको पता होता है कि ये एप्टीट्यूड मेरा मैथमेटिकल एबिलिटी चेक कर रहा है, ये वाला मेरा कुछ और लॉजिकल एबिलिटी चेक कर रहा है। तो इसके थ्रू क्या क्या ये पता करेंगे मेरे बारे में, क्या एसेस करेंगे वो आपको पता होता है। इसी की एक और कैटेगरी आती है या यू कैन से टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो होता है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट ये भी एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट होता है। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स की वो थे डायरेक्ट टेस्ट जिसमें आपको पता होता है कि आपको डायरेक्टली किस चीज़ के लिए असेस किया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट आपके होते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। ऑल्दो ये आपके सेकंड चैप्टर में डिटेल में आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे के आपको क्लियर कर देती हूँ कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होते क्या हैं, इनडायरेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एसएसबी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं या जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें कई टाइप के ऐसे भी टेस्ट आते हैं कि वो एक पिक्चर डिस्प्ले कर देंगे आपके सामने एंड आपको उसमें स्टोरीज़ लिखनी पड़ेंगी, कि आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है ना, आपको बोला जाता है कि ओके इसके बारे में आप कुछ स्टोरी बताइए, कुछ इंटरप्रिटेशन लिखिए अपना। तो अब हर इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से उसकी स्टोरी लिखेगा, राइट। आपको कुछ और समझ आएगा, कुछ और दिखेगा उसमें, या आपको उससे क्या सपोज शिक्षा मिलती है, आप उससे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, वो आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे। कोई और कुछ और लिखेगा, कोई और कुछ और लिखेगा। तो बेसिकली इट इज़ एन इनडायरेक्ट टेस्ट हो जाता है कि आप हर किसी के बारे में जो है एक पिक्चर के थ्रू आप कुछ और उसके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे हैं कि ओके अगर आप ऐसे हैं तो आप क्या करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं, हम उनको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं जिसके बारे में हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, एंड थ्रू दैट इनडायरेक्टली हम उनका थॉट प्रोसेस या उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके माइंड के जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आता है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट में, और ये भी स्टैंडर्डाइज्ड ही होते हैं, लेकिन जस्ट दैट कि ये इनडायरेक्ट होते हैं। ओके, और डिटेल में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट डिटेल में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब आपको ये समझ आ गया साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, दैट इज इंटरव्यू। ओके, अब इंटरव्यू क्या होता है, आपको सबको पता है। जैसे कि आप अगर जॉब के लिए कोई जाता है तो वहाँ उसका 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। इंटरव्यू इज़ बेसिकली, इसका एक मेन पॉइंट है 1-to-1 इंटरेक्शन इज़ इंटरव्यू। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है। इट इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम जॉब के लिए जब जाते हैं तो हम इंटरव्यू देते हैं, हमारा टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो 1-to-1 होता है, राइट। तो दैट इज़ एन इंटरव्यू। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि सेल्स पर्सन होते हैं, वो आते हैं डोर टू डोर सर्वे करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कई बार आपके घर पे ऐसे आते होंगे किसी ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल आपके घर में इंटरनेट कैसा चल रहा है, जैसे एयरटेल का अगर आपने लगवाया है तो वो आ जाएंगे पूछने के लिए ओके आपकी सर्विस कैसी है, आपका नाम लिखेंगे, तो 1 पर्सन का वो सर्वे लेते हैं। इस तरीके से इंटरव्यू की फॉर्म ये होती है। या फिर अपने साइकोलॉजिकल सेटिंग में अगर हम बात करें तो अगर कोई क्लाइंट जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो 1-on-1 इंटरेक्शन उनकी होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी एक ये एग्जाम्पल बनता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ हमारा सी इज़ फॉर केस स्टडी। ओके, सो केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में इन डेप्थ स्टडी होती है, और उसके थ्रू हम उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमें और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम इन डेप्थ स्टडी किसी की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें नॉट जस्ट द प्रेजेंट, हमें उसकी हिस्ट्री को भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन डेप्थ किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझना चाहते हैं तो, और उस हिस्ट्री में क्या आएगा, उस हिस्ट्री में आएगा आपका साइको सोशल एनवायरनमेंट एंड आपका फिज़िकल एनवायरनमेंट। साइको सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजी यानी कि आपके ब्रेन, बिहेवियर, इन सब का जो इंटरेक्शन होता है, एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन उसके सोसाइटी के साथ एंड वाइस वर्सा, वो कैसे इंटरेक्शन कैसे हुआ होता है, उसका क्या असर पड़ा होता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, वो उसका साइको सोशल एनवायरनमेंट बनता है। साइको सोशल 2 वर्ड्स का मिक्सचर है, राइट, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये जब कंबाइन होता है तो बनता है साइको सोशल। आप आने वाले टाइम में साइको सोशल या सोशल साइकोलॉजी ये सब पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वी विल कम टू इट लेटर। बट इतना अभी समझ लीजिए कि उसके साइको सोशल एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं एंड देन हम उसके
फिज़िकल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट को क्यों करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स कि उसके आसपास के रिसोर्सेज कैसे थे उसके लाइफ में, उसको जो अचीव करना था उसके लिए क्या उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे या नहीं थे, या फिर उसकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए जो उसके आसपास के रिसोर्सेज थे वो कैसे थे, वो कैसे एनवायरनमेंट में रहा है, फिज़िकल कैसे एनवायरनमेंट में रहा है। उन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है किसी की भी लाइफ को बनाने में, राइट। तो किसी इंडिविजुअल की अगर हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है थ्रू फॉर हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है उसकी हिस्ट्री में उसके साइको सोशल एनवायरनमेंट एंड उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट को समझना। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं, इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इससे हमें क्या पता चलता है, हम किस चीज़ के इंडिविजुअल हम क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं इसमें, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए वन पॉइंट ये हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट, इसके लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत है? हमें जानने की ज़रूरत है हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, एंड हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ योर साइकोसोशल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हमें ये कब ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। ये आपको, अगर आप साइकोलॉजी के ही फील्ड में अगर आप फर्दर अपना करियर देखते हैं तो दिस केस स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जैसे जब हम किसी साइकोलॉजिकल सेटिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, हम कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उस टाइम पे अगर सपोज़ करो आपके पास कोई पेशेंट आते हैं, मे बी उनको अगर कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी जो कि क्लिनिकली प्रूवन डिसऑर्डर हैं, राइट। तो इस टाइप की अगर कुछ है तो आप उस पेशेंट को जब डायग्नोज करेंगे, मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नहीं पता है कि क्या है वो, लेकिन जब आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे या कोई भी पेशेंट आपको क्लिनिकल सेटिंग में आता है और आपको पता लगाना है कि व्हाट कुड बी द डिसऑर्डर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले उसके जो प्रेजेंट की कंडीशंस हैं वो सब नोट डाउन करेंगे, राइट। आजकल कैसा चल रहा है, क्या क्या उनको इश्यूज आते हैं, ऑल दैट। लेकिन साथ के साथ आप उनकी इन डेप्थ स्टडी यानी कि केस स्टडी भी करेंगे। आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर उनको जो आज की डेट में जो सिम्टम्स या जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, उनका मे बी अपब्रिंगिंग के टाइम पे उनका कैसा साइकोसोशल एनवायरनमेंट था, उनके सोसाइटी के क्या व्यूज़ रहते थे, क्या बिलीव्स थे, कैसे सोसाइटी में वो पले बड़े हैं जिसके थ्रू उनके जो खुद के व्यूज़ हैं वो कहीं इन्फ्लुएंस हुए हों या कहीं ऑलवेज़ क्लैश रहा हो उनमें, या फिर उनका फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसा था थ्रू आउट द अपब्रिंगिंग, राइट। उनको अपने टारगेट्स के लिए, अपनी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरे रिसोर्सेज थे या नहीं थे, कैसे स्ट्रगल्स थे, क्या ऑब्स्टेकल्स थे, ऑल दैट। ये सब हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है, सो दैट हम उनको वी कैन ज्वाइन द डॉट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में आपका केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये उसका एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब सपोज़ किसी भी एरिया में, किसी भी प्लेस में या किसी भी कंट्री में आप कह सकते हैं, अगर कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत ही फेमस पर्सन है, उसकी अगर हमें लाइफ को प्रेजेंट करना हो किसी बाकी जनता के सामने, बाकी पीपल के सामने, तो वो जो है इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, तो उस केस में भी हमें उस पर्सन की इन डेप्थ केस स्टडी करनी होती है।
जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे कंट्री में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो बायोग्राफी बेस्ड हैं ऑफ वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, जैसे मैरी कॉम हैं, MS धोनी हैं, एंड आई एम श्योर MS धोनी तो शायद सबने देखी होगी। तो आपने देखा होगा कि वो मूवी बनाने के लिए उन्होंने उनकी पूरी मूवी में भी इनफैक्ट दिखाया है कि बचपन से ही उन्होंने किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रहे हैं, उनके पास कैसे रिसोर्सेज थे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन्होंने इवन जॉब्स भी की एंड ऑल दैट थिंग, राइट। तो किस टाइप के स्ट्रगल्स, किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रहे हैं, तो उनके ऊपर जब मूवी बनी होगी, बनाने के लिए जब सोचा गया होगा, तो उसके लिए उनकी पर्सनालिटी को, प्रेजेंट पर्सनालिटी को तो स्टडी किया ही होगा, लेकिन उनके साइको सोशल एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट जो कि उनके हिस्ट्री में जो रहा होगा वो भी जानने की कोशिश की गई, तभी वो स्टोरी निकल के आई एंड इट वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट। तो ऐसे केसेस में भी जो है केस स्टडी की ज़रूरत होती है। और केस स्टडी हम केस स्टडी, अब हम ये तो एग्जांपल्स हमने समझे, अब हम जाने की ट्राई करेंगे कि केस स्टडी हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं। केस स्टडी आप यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर हमें इन डेप्थ में समझना है तो हम वो कैसे करेंगे, या तो हम उस बंदे से ही डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करेंगे, राइट, ये थ्रू द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन, ओके, या फिर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर्स की फॉर्म में हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जो कि इन्हीं टाइप की चीज़ों को पूछेंगे पर्सन से, और या फिर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हम यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम ये केस स्टडी यानी कि इन डेप्थ स्टडी से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, केस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम career point of view for any psychologist, so always keep this in mind. And next, और इसके examples हमने देख लिए clinical settings में, and another one is जब किसी famous personality को represent करना होता है in order to inspire और motivate other people, तब हमें उसकी in depth case study करनी होती है। Okay, so next is observation. Okay, so observation is also, although it seems like कि very normal thing कि हम observe कर रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं and conclude कर रहे हैं, right, but it is not that in any assessment method point of view, क्योंकि ये भी आपके standardized होते हैं, objective होते हैं and organized होते हैं, right, systematic होते हैं ये procedures। तो systematic, ऑर्गेनाइज्ड एंड आपके ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। दीज आर सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत जनरली हमें क्लिनिकल सेटिंग्स में भी पड़ती है, जब कई बारी पेशेंट्स इस हाल में नहीं होते हैं कि वो सब चीज़ें अपने बारे में बता ही पाएँ, तो हम उनको कई बारी ऑब्ज़र्व भी करते हैं, उनके जेस्चर्स, उनके उठने बैठने का तरीका, हाउ दे एंटर इन द रूम, हाउ दे आर सिटिंग, वाइल सिटिंग ऑल्सो, what all gestures they are performing, और कैसे बोल रहे हैं, बोलते टाइम उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनके बात और एक्सप्रेशंस सेम कॉर्डियल हैं या नहीं हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑब्जर्वेशन आपकी कैटेगरी में आते हैं, एंड दे आर वेरी सिस्टमेटिक थिंग्स। इसमें हम अपने आप से कोई पॉइंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑल दीज मेथड्स आर साइंटिफिक इन नेचर। तो जो ऑब्जर्वेशन के प्रोसीजर्स होते हैं आपके, वो भी सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ, जैसे कि और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे छोटा
चाइल्ड है, कोई बच्चा, तो वो अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसको अगर हमने एसेस करना है तो हम देखेंगे कि हाउ दैट चाइल्ड इज़ इंटरेक्टिंग विद हिज और हर मदर। तो थ्रू मदर चाइल्ड इंटरेक्शन हम ये उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे या हम उसको एसेस करेंगे। ये तो एग्जाम्पल हो गए आपके ऑब्जर्वेशन के। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि क्योंकि ये आपको भी लग रहा होगा कि जब हमें खुद ही ऑब्ज़र्व करना है तो प्रोसेस चाहे कितना भी सिस्टमेटिक हो, एट द एंड ऑफ द डे हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक हमारा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाए, राइट। तो जो एक एसेसर है उसका कहीं थोड़ा सा ये इसमें रहता है एक लिमिटेशन की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये काम तो आपके भी थ्रू द ब्रेन या थ्रू द थॉट्स ही कर रहा है, राइट। तो इसकी ये एक लिमिटेशन है, इसको आप बोल सकते हैं मेजर प्रॉब्लम इन दिस। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेजर प्रॉब्लम कुड बी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा एस, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको, सेल्फ रिपोर्ट यानी खुद की रिपोर्ट। तो हमें इसमें खुद को ही एक्सप्रेस करना होता है, हमारे बारे में ही लिखना होता है। तो ये किसी भी पर्सन की अपने द्वारा दी गई अपनी इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली। और ये क्या होता है, ये हमारे बारे में एक अपना फैक्ट होता है, इट इज़ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, या फिर इसमें हमारे क्या ओपिनियंस हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो होते हैं और वो खुद उस पर्सन के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है कि आप अपनी जो डेली डायरी लिखते हैं, राइट, वो हर पर्सन अपनी अपनी पर्सनल उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल फैक्ट्स लिखता है, डे टू डे लाइफ में क्या हुआ होता है। तो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी सेल्फ रिपोर्ट। आपकी जो जर्नल्स होते हैं, पर्सनल डायरीज होती हैं, दैट, या फिर थ्रू द इंटरव्यूज़ हम किसी के बारे में उसके पर्सनल पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, ये सब हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े से कि ये हमें बताता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, opinions and beliefs। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, जिसमें कि ये जो पर्सन है वो खुद ही अपने बारे में बताएगा इसमें, एंड वो ही एज अ सेल्फ रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती हैं चीज़ें। और ये हमें कब हमने बात ही कर ली कि या तो वो उनकी डायरी के थ्रू या फिर इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनियर्स के थ्रू वो अपने बारे में ये चीज़ें बता सकते हैं। तो ये है बस आज का मैटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो हम आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी अदरवाइज। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे, बट एक बार आपके लिए मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ फटाफट से। तो पीकोज हमने एक वर्ड अपने आप से बना लिया है इसको याद करने के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट, हमारे 5 टाइप के ये मेथड्स हैं। हेडिंग तो मैंने दी नहीं इसकी, असेसमेंट मेथड्स हम कह सकते हैं इधर, असेसमेंट मेथड्स। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, असेसमेंट मेथड्स। और इसको हमें याद करने के लिए हमने ये वर्ड डेराइव कर लिया एक अपने आप ही, पीकोज। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड
प्रोजेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं जो हमारे, वो होते हैं डायरेक्ट टेस्ट, और जो कि हम साइकोलॉजिकल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, या जब हम हायरिंग करते हैं लोगों की अपनी कंपनी के लिए तब यूज़ करते हैं, या प्लेसमेंट के टाइम पे यूज़ करते हैं, ये ट्रेनिंग किसको देनी है तब यूज़ करते हैं, या पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे जो होते हैं हमारे, वो हम करते हैं इसमें। एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट हमारे जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट, जैसे कि आपको एक पिक्चर दे दी और आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, फिर उसमें से डिराइव करते हैं कि इसके क्या मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, देन इज़ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। जॉब के टाइम पे हम देते हैं इंटरव्यू, सेल्स पर्सन इंटरव्यू लेता है, या एक काउंसलर जो है वो एक क्लाइंट का इंटरव्यू लेता है ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। एंड देन आपका आता है केस स्टडी। केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, टू अंडरस्टैंड हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इसके लिए हमारा जो और मेन पॉइंट आता है वो आता है कि हमें उसकी साइको सोशल एनवायरनमेंट एंड उसकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होती है। एंड इसके एग्जांपल्स आते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिकल सेटिंग में जहाँ पे आप डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं पेशेंट्स के, एंड अनदर वन इज़ जब कोई फेमस पर्सनालिटी को आपको रिप्रेजेंट करना होता है ऑडियंस के सामने इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, तब हम उनकी केस स्टडीज़ करते हैं, यानी कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं हम उस पर्सनालिटी की। एंड देन अनदर वन इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी हमारी सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स के थ्रू होती है, और ये ज़्यादातर हमारी होती है जैसे मदर चाइल्ड इंटरेक्शन के केस में, जब जिसमें कि आपका जो पर्सन है टू बी असेस्ड वो उतना अपने बारे में खुद से नहीं बता पाता, तो उस टाइम पे ज़्यादातर हम ऑब्जर्वेशंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं। लेकिन इसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ऑब्ज़र्व करने वाला भी खुद एक पर्सन है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का इशू इसमें आ सकता है। एंड फिफ्थ वन इज़ योर सेल्फ रिपोर्ट। ये एक पर्सन अपने बारे में खुद जो बातें बताता है वो होती हैं, एंड ये कब क्या इनसे हमें क्या पता चलता है, द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, द वैल्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। और इसके हमारे जो तरीके होते हैं या एग्जाम्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो हमारी जो डेली डायरी होती है, या फिर इंटरव्यू के थ्रू हम अपने बारे में बता सकते हैं, किसी क्वेश्चनेयर को फिल करके हम अपने बारे में या किसी और इंडिविजुअल के बारे में हम उसकी सेल्फ रिपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 5 असेसमेंट मेथड्स कवर होते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।